कुछ देखा है कि मतदान कुछ कम रहा 2-3 चरण में। ये भी देखा गया थोड़ा, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा उतार है, एफआईआई सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खुशफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था, तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है, घर से जो है वर्कर और कार्यकर्ता आपके बाहर नहीं आ रहे हैं? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 330 का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया था वो था बिफोर आवर अलायंसेस विद जेडीयू, जी, बिफोर आवर अलायंस विद चंद्रबाबू नायडू's टीडीपी एंड बिफोर एनी अलायंस इन तमिलनाडु। जी, तो ये है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी। जी, बहुत 4-5 महीने पुरानी बात। उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ते ही गया है जी। इससे भाजपा का भी आंकड़ा बढ़ा और हमारी एक ओवरऑल एनडीए अलायंस का भी आंकड़ा बढ़ा। इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बड़े स्पष्ट रूप से भाजपा की जो परफॉर्मेंस हम पहले आकलन लेते थे उससे कई अधिक लोगों में प्रतिसाय और प्यार और आशीर्वाद मिल रहे। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, हम लगभग समझते थे कि बीजेपी का नंबर कुछ नहीं आएगा वहां पे। अब ये तीनों स्टेट्स भी बड़े प्रॉमिसिंग लगने लगे। केरल और तमिलनाडु में अकाउंट खुलेगा? हाँ, इस बार अवश्य खुलेगा, वो तो लगभग सभी लोग मानते हैं। केरल में अकाउंट भी खुलेगा और शायद वो अकाउंट ऐसा खुलेगा कि चौंकाने वाला होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड इन वोट शेयर। वोट शेयर में तो सब इस बात को मानते हैं, सीट कन्वर्जन होगा। सीट्स में भी 2 या 3 सीट्स ऐसी हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली रेस में हैं, एक तो पक्का जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु नहीं, केरल की बात करें। तमिलनाडु भी लगभग ऐसी स्थिति है, 2 तो जीतेंगे और 4-5 में हम अच्छी रेस। और अगर पूरा साउथ देखें जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो उसमें पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पांस अवश्य देखा होगा, अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। 1-2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, यूपीए के भ्रष्टाचार से लेप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं। रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में। फिर बाद में जब आंकड़े जोड़े और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है। जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु, तो सभी मिला के। तो आंकड़ा क्या है 130 में आपको क्या लगभग दिखता है? मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं किया, बट वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट amongst all the parties contesting in South India. पीयूष जी, थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे एक आध बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी,
यहाँ तक कि ये बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने की? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। पर आप कोई भी हम में से किसी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित भाई का, माननीय जेपी नड्डा जी का या राजनाथ जी का भाषण देखें, या हम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लेवल के भी भाषण देखें, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, पॉजिटिव नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे ये चुनाव देश का भाग्य विधाता वाला चुनाव है, देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम, आई थिंक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चाहे वो लोग ने कह दिया है कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो 5 भी कौन होंगे, ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। उनका कहना यह है कि उन्होंने ये सब नहीं कहा है, ना उन्होंने इस बारे में ये बात की है, या ना उन्होंने मैनिफेस्टो में किसी मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है। तो ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? राहुल जी, आप देखिए कि सैम पिट्रोडा जी उनके सबसे नजदीकी सलाहकार हैं जी। और वर्षों से, आज की बात नहीं। जी जी। और वो तो टॉम टॉम करते थे उस बात जी को। जी। दुनिया भर में सैम पिट्रोडा जी इनको लेके जाते थे ओवरसीज कांग्रेस के नाम से, और वहां पे भी वो देश के बारे में बड़ा बुरा भला कहते थे। अब ऐसा व्यक्ति जब 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात उसी समय करे, और मेरा मानना है कि जरूर मैनिफेस्टो में भी उनका हाथ रहा होगा। अब एक तरफ मैनिफेस्टो आए, वो कहे कि सबकी जमा पूंजी की हम ब्यौरा लेंगे, सबको जांच करेंगे, आपने जो सेविंग्स किए हम निकालेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। तो भाई जमा पूंजी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपसे तो खींच लेनी पड़ेगी ना, चोरी कर लेनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से वो यही कह रहे। और फिर आप देखिए 3 चीजें जो हुई एक साथ। एक मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का हम पूरा जांच करेंगे, हर एक मिडिल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की। तो साधारणता तो देश में जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो साधारणता तो अधिक मिडिल क्लास ही है, तो उनकी सबकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव कहा जाता है जनसंख्या के आधार पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तीसरा एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ, जबकि एकदम झूठ है, मोदी जी ने अन्याय किया है तो उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे। ये उनके प्रधानमंत्री जी का भी, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। और चौथा, उसी समय सैम पिट्रोडा जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह 55%, छोटा मोटा भी नहीं। हमारे यहाँ भी इनहेरिटेंस टैक्स था पहले, पर छोटा सा था। 55% टैक्स की बात करना कि भारत के लिए अच्छा होगा। अब ये चारों को जब आप कड़ियों को जोड़े, तभी तो समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हैं।